आज हम 2050 यानी कि फ्यूचर की स्टोरी देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें 8 साइंटिस्ट की एक टीम दिखाई जाती है। उन्हें मार्स प्लेनेट यानी कि सैयारे पर भेजा जाता है रिसर्च के लिए, और उस प्लेनेट पे जमीन से भेजा गया ये पहला मिशन था ताकि वो पता कर सके यहाँ पे जिंदगी मुमकिन थी या मुमकिन हो सकती है। उन लोगों को यहाँ 6 महीने हो गए थे और अब बस उन्हें एक दिन और यहाँ रहना है। रोवर यानी मार्स की गाड़ी में विंसेंट नामी साइंटिस्ट और उसकी साथी बैठी थी जो अपनी एक बायोलॉजिस्ट को लेने जा रही थी। तभी वहाँ रेत का काफी बड़ा तूफान आ जाता है। रोवर में होने की वजह से वो लोग बच जाते हैं। तूफान से निकलकर अपनी बायोलॉजिस्ट के पास आ जाते, जो इस वक्त मिट्टी के सैंपल लेकर उन्हें चेक कर रही थी, पर उसे कुछ नहीं मिलता। उसे अफसोस था कि रिसर्च करते हुए उन्हें 6 महीना हो गया लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर इनके पास मेन बेस स्टेशन से मैसेज आता है। मैसेज था कि आप सबको लेने के लिए हम कुछ ही देर में स्पेसशिप भेज रहे हैं। एक साइंटिस्ट जिसका नाम मार्को था, वो अपने कैप्टन को कहता है कि मैं मार्स की एक जगह साइड लाइन पर एक डिवाइस लगाया था जो काम नहीं कर रही है, तो मैं उसे ठीक कर लेता हूँ। ये सुनकर कैप्टन सोचने लगा मिशन तो खत्म हो चुका है, फिर इससे वो डिवाइस क्यों ठीक करनी है। फिर भी कैप्टन उसे जाने देता है और कहता है अपने साथ किसी एक साथी को ले जाओ। मार्को और उसका साथी चले जाते हैं और तभी विंसेंट, उसके साथी और बायोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं। बायोलॉजिस्ट को काफी हैरानी हुई कि मार्को एक डिवाइस ठीक करने के लिए इतनी जल्दी में है। उसे शक हुआ, इसलिए वो मार्को का कंप्यूटर चेक करती है और जो चीज उसने देखी वो बाकियों को भी दिखाती है। असल में मार्को को साइड 9 मार्स की उस सतह पर लाइफ फॉर्म मिली थी, यानी कुछ ऐसे जानदार सैंपल्स जिससे पता चलता कि यहाँ पे जिंदगी मुमकिन हो सकती है। ये देखकर सारे हैरान रह गए कि मार्को डिवाइस ठीक करने नहीं बल्कि अपनी खोज मुकम्मल करने गया है, और वो लोग ये समझ जाते हैं मार्को इस खोज का क्रेडिट खुद लेना चाहता था, इसलिए उसने किसी को बताया नहीं। कैप्टन मार्को के रोवर में कॉल करता है जहाँ पर मार्को का साथी फोन उठाता है क्योंकि मार्को बाहर उस सतह की टेस्टिंग कर रहा था। मार्को को वहाँ की मिट्टी टेस्ट करने पर सच में ऐसे सैंपल्स उसके हाथ लगे जिससे यहाँ जिंदगी मुमकिन हो सकती है। अपनी ये कामयाबी देखकर मार्को बहुत खुश हुआ। वो ये बात अपने साथी को बताने ही वाला था, तभी मार्को जहाँ खड़ा था वहाँ की जमीन नीचे धंसने लगती है और वो नीचे उस गड्ढे में गिर जाता है। उसका साथी ये देखकर अपने बाकी के साथियों को ये बताता है और फौरन रोवर से नीचे आता है। थोड़ी ही देर में कैप्टन एक साथी के साथ वहाँ आ जाता है जो डॉक्टर थी और मार्को की बहुत अच्छी दोस्त। वो कैप्टन को कहती है हमें जल्द से जल्द नीचे जाना चाहिए ताकि हम मार्को को बचा सके, पर कैप्टन का कहना था कि ये होल काफी गहरा है और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो बचा होगा और हमारे पास नीचे जाने का कोई इंतजाम भी नहीं है। हम पहले अपने बेस पर जाएंगे, वहाँ से मेन स्टेशन पर राब्ता करके यहाँ वापस आएंगे, जिसके बाद होल में भी चले जाएंगे मार्को को बचाने के लिए। इस पर वो डॉक्टर कहती है कि आप दोनों चले जाओ, पर मैं यहीं रुकूंगी क्योंकि मुझे लगता है जब तक हम वापस आएंगे देर हो जाएंगी और मैं खुद ही किसी तरह कोशिश करती हूँ नीचे जाने की। कैप्टन उसकी बात मान जाता है, इसलिए वो और मार्को का साथी दोनों बेस पर वापस आ जाते हैं। इस बारे में पहले यहाँ के लोगों को और फिर स्टेशन पे भी बता देते। तब स्टेशन वाले कहते हैं कि आप अपने टूल्स औजार वगैरह लेकर जाएं वहाँ पर और मार्को को ढूंढने की कोशिश करें। अब मार्को का साथी और बायोलॉजिस्ट यहीं बेस पर रुक गए और कैप्टन बाकियों को लेकर उसी जगह साइड 9 के लिए निकल जाते हैं। वहाँ डॉक्टर होल में देखने की कोशिश करती है पर देख नहीं पाती है क्योंकि वहाँ से धुएं जैसी भाप निकल रही थी, इसीलिए वापिस रोवर में आकर बैठ जाती है। पर तभी बाहर से कोई आवाज आने लगी, कोई रोवर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो वो वहाँ देखने गई और उसने वहाँ जो देखा तो काफी घबरा गई। अब उसने वहाँ क्या देखा ये हमें दिखाया नहीं जाता क्योंकि स्क्रीन इधर ही ब्लैक हो जाती है। अब कैप्टन भी वहाँ पहुँच जाता है। कैप्टन और विंसेंट अब होल के अंदर देखने लगे और बाकी के साइंटिस्ट रोवर के अंदर चले जाते हैं ताकि डॉक्टर को बुला सके, पर पूरा रोवर चेक करने पर इन्हें डॉक्टर कहीं नहीं मिलती, जिससे ये लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं कि डॉक्टर किसी तरह होल के अंदर चली गई होंगी मार्को को बचाने के लिए। जिसके बाद ये लोग विंसेंट को रस्सी से बांधकर उसी होल की तह में भेजते हैं तो उसे वहाँ एक अजीब सी चीज मिलती है जो दरअसल एक जिंदा बैक्टीरिया था जो पत्थरों पे तेजी से ग्रो हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। ये चीज विंसेंट को अजीब लगी पर वो फिलहाल इस पे ध्यान ना देकर मार्को और डॉक्टर को ढूंढने में लग जाता है, पर वो दोनों नहीं मिले, इसलिए वो बाहर आ जाता है। अब उसका साथी पायलट बताता है कि मैंने 2 लोगों के पैरों के निशान देखा है जो हमारी बेस के तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर कैप्टन को लगता है कि ये
निशान जरूर मार्को और डॉक्टर के होंगे। कैप्टन सोचता है कि अगर मार्को बच भी गया और कैप्टन ने उसे बाहर निकाल भी लिया तो वो रोवर में क्यों नहीं गए, ऐसे ही पैदल क्यों निकल गए। खैर, यहाँ बेस के लोगों को पता चलता है कि कोई उनके बेस की तरफ आ रहा है। तब बायोलॉजिस्ट और मार्को का साथी चेक करते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारा ही कोई साथी है, इसलिए मार्को को अंदर कर लेता है और मार्को की हालत ठीक नहीं लग रही थी। तो उसका साथी मार्को का हेलमेट निकालता है, पर वो ये देखकर काफी डर गया कि मार्को का फेस काफी काला पड़ चुका है, उसकी जिल्द भी काफी अजीब हो गई है और अब वो इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा। जिसके बाद वो अपना कंट्रोल खो देता है, ड्रिल मशीन लेकर अपने साथी पर हमला कर देता है। मार्को उसे जख्मी कर दिया था, लेकिन फिर भी एंड मोमेंट पर वो सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है, जो सुनकर बायोलॉजिस्ट बाहर आ जाती है चेक करने। तभी मार्को के साथ डॉक्टर भी अंदर आ गई, उसका भी वही हाल था और वो भी अपना कंट्रोल खोकर बायोलॉजिस्ट पर हमला करने लगती है, पर बायोलॉजिस्ट उसे धक्का मारकर उन्हें पीछे ढकेल कर दरवाजा बंद कर देती है। यानी कि ये साफ हो गया कि पैरों के निशान इन दोनों के थे, पर किसी को ये अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह के अजीब बन जाएंगे। तभी पायलट कैप्टन भी अपने साथियों के साथ आ जाते हैं। उन्हें जब बेस से अजीब आवाजें आई तो वो काफी घबरा गए। कैप्टन बाकियों को बाहर ही रुकने बोलते हैं और खुद ही अकेले बेस में जाते हैं चेक करने के लिए कि आखिर बात क्या है। वो ये देखकर काफी घबरा गए कि हर तरफ खून ही खून फैला है और बायोलॉजिस्ट उस कमरे के बाहर घबराए हुए खड़ी है, जिसके अंदर उसने उन दोनों को बंद किया था। उनको देखकर कैप्टन भी घबरा गए और सोच में पड़ गए कि इन्हें क्या हुआ, लेकिन वो बायोलॉजिस्ट को कहते हैं कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, ये बहुत खतरनाक बन गए हैं। बायोलॉजिस्ट तो यहाँ से बाहर आ गई, कैप्टन जाने वाले ही थे, तभी दरवाजा खोलकर मार्को बाहर आ जाता है और कैप्टन पर हमला करने लगता है। कैप्टन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर आ ही गए। कैप्टन और बायोलॉजिस्ट सबको ये बात बताते हैं, पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। जब उन्होंने खुद देखा मार्को और डॉक्टर की ऐसी हालत तो वो लोग काफी डर गए। कैप्टन काफी जख्मी थे तो ये लोग उन्हें दूसरे बेस में ले गए, फिर उन्हें लेटा दिए और विंसेंट की साथी उसका इलाज करने लगी, जो एक डॉक्टर थी। कैप्टन बताते हैं कि उनकी हालत बिगड़ती जा रही है, मुझे बहुत प्यास भी लग रही है। ये सुनकर पायलट उन्हें पानी पिलाने लगा और तभी कैप्टन बेकाबू होकर उसका गला पकड़ लेते हैं, जो लाख छुड़वाने पर भी नहीं छूटता, जिसका मतलब कि अब वो भी अपना कंट्रोल खोकर मार्को और डॉक्टर जैसे बन रहे हैं, जो दरअसल एक वायरस की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह वो बैक्टीरिया था जो होल में मिला था जहाँ मार्को गिरा था, वो उससे इन्फेक्टेड हो गया था। तो जिस पर वो हमला करेगा तो वो इंसान भी इससे इन्फेक्टेड हो जाएगा, यानी कि मार्को ने डॉक्टर को काटा होगा तो वो भी इसके जैसी हो गई है। और जब ये सारे कैप्टन से पायलट को छुड़ा रहे थे तो इस बीच कैप्टन की मौत हो जाती है। फिर बायोलॉजिस्ट कैप्टन के हाथ पैर बांध देती है, क्योंकि अब तक उसे ये अंदाजा हो गया था कि ये वायरस इतना खतरनाक है, इससे इन्फेक्टेड इंसान दोबारा जिंदा होकर हमला कर देता है। अब तभी स्क्रीन पर देखते हैं कि जहाँ मार्को और उस डॉक्टर को बंद किया था वो वहाँ का दरवाजा तोड़कर दूसरे कमरे में आ गए। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा, कुछ ना किया गया तो वो भी यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग खतरनाक होने के साथ साथ ताकतवर भी हो गए थे। तो विंसेंट एक आइडिया देता है कि मैं अंडरग्राउंड पाइप के जरिए अपनी बेस के पहले कॉर्नर में जाकर सिस्टम को चलाऊंगा और अपने स्टेशन पे राब्ता करके यहाँ के हालातों के बारे में बताऊंगा, ताकि वो यहाँ मदद पहुँचा सके। फिर विंसेंट वहाँ से निकल जाता है और उसकी डॉक्टर साथी कैप्टन का ब्लड सैंपल चेक करने लगती है कि इन लोगों के साथ आखिर क्या हो रहा है। ब्लड टेस्ट करने पर उसे ये पता चला कि सब उसी लाइफ फॉर्म की वजह से हो रहा है, जो मार्को को साइट 9 की सतह पर मिला था, और जो बैक्टीरिया उनके अंदर बढ़ रहा है वो भी इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वायरस की जो मेन रूट जो जड़ें हैं वो लाइफ फॉर्म ही था। इससे वो बैक्टीरिया इतना खतरनाक हो गया कि इन्हें इन्फेक्टेड करने लगा। ये बैक्टीरिया इंसान के ऊपर असर करके सारी याददाश्त को मिटाता है और फिर पूरी ही तरह से दिमाग को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है, क्योंकि इंसान जमीन पर रहते हैं, वहाँ के माहौल के आदी है, इसलिए यहाँ का वायरस उन्हें इस हद तक इन्फेक्टेड कर रहा है। अब डॉक्टर इसका एंटीडोट बनाने लग जाती है, यानी वायरस का तोड़, फिर उसे कैप्टन पे लगाती है। एंटीडोट काम कर रहा था, कैप्टन के सेल्स में जो वायरस बढ़ रहा था वो प्रोसेस अब रुक जाता है। इधर विंसेंट पहले कमरे में पहुँच गया, वो सिस्टम को ठीक करके दोबारा से चलाकर स्टेशन पे मैसेज भेजने लगता है। तभी यहाँ लाइट्स बंद होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से सिस्टम ऑन होने से पहले ही बंद
बंद हो गया। ये देखकर विंसेंट बाहर जाता है तो वहाँ पे मार्को का साथी जो इस वायरस का शिकार हो चुका था, वो मेन सिस्टम में छेड़खानी कर रहा था। वो जैसे ही विंसेंट को देखता है उसकी तरफ आने लगा। ये देखकर मार्को और डॉक्टर भी वहाँ आने लगते हैं। ये देखकर विंसेंट के साथी उस एंटीडोट का स्प्रे करके उन लोगों पे मारते हैं जिससे वो कमजोर हो जाते, और तब तक विंसेंट पाइप के जरिए वापस आ जाता है। उसके पीछे मार्को का इन्फेक्टेड साथी भी आ जाता है। अब यहाँ बायोलॉजिस्ट उन लोगों की जान बचाने के लिए मार्को के साथी का ध्यान अपनी तरफ करके उन सबको बाहर जाने का कहती है। पायलट साथी गेट पर था, इसलिए उसे लग रहा था कि बायोलॉजिस्ट अंदर इसलिए रुकी है क्योंकि वो भी अब इस वायरस का शिकार हो गई। इसलिए वो विंसेंट और बाकियों को निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया, जिससे बायोलॉजिस्ट वहीं फंस गई। इन्फेक्टेड मार्को विंसेंट के साथी पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, तो ये लोग उसे जख्मी हालत में ही लेकर रोवर में आ गए। विंसेंट अपने साथी को एंटीडोट लगा देता है ताकि उसे कुछ हो ना। अब इन लोगों को ये याद आता है कि इस रोवर की पावर एनर्जी कम है, पर साइड लाइन पर खड़े एक रोवर की पावर एनर्जी ज्यादा है, तो ये सब लोग साइड लाइन पर जाने लगे। उन्होंने देखा कि हमारे इन्फेक्टेड साथी हमारा पीछा कर रहे हैं, यानी कि जो एंटीडोट इन्होंने बनाया उसका असर थोड़ी ही देर रहा। वो बस कुछ ही देर के लिए वायरस के असर को रोक सकता था, मुकम्मल खत्म नहीं कर सकता, जिससे कुछ ही देर बाद वायरस का असर बॉडी में दोबारा होने लगता है, यानी कि ये वायरस इतना खतरनाक है। अब वो साइड लाइन पर पहुंच गए। इस रोवर में विंसेंट और उसके साथी रुकते हैं और पायलट दूसरे रोवर में जाता है, क्योंकि पायलट कहता है तुम्हारी साथी अब इस वायरस का शिकार हो गई है, इसलिए हमें इसे साथ ले जाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ जाना चाहते हो जहाँ स्पेसशिप हमें लेने आएंगी, तो तुम्हें अपने साथी को यहीं छोड़कर आना होगा। जिसके लिए विंसेंट मना कर देता है कि नहीं, मैं उसके बिना नहीं आऊंगा, उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए पायलट अकेले ही उस रोवर पर चला जाता। विंसेंट को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता, पर वो फिर भी इसी रोवर के साथ अपनी साथी को लेकर आगे बढ़ता रहा। ऐसे ही यहाँ पर एक तूफान आया, क्योंकि रात थी तो वो लोग वहीं रुक कर सो जाते हैं। सुबह जब विंसेंट की आँख खुली तो वो देखता है कि उसकी साथी वहाँ नहीं थी। वो सोचता है वो मुझे बचाने के लिए अकेले ही इस रोवर से उतर गई और पैदल ही आगे जा रही थी मुझसे दूर जाने के लिए, क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी। उसके पैरों के निशान का विंसेंट उस तक पहुंच जाता। विंसेंट रोवर से उतरकर उसके पीछे जाने लगा। उसके साथी उसको बचाने के लिए खुद का हेलमेट उतार देती, जिसकी वजह से वो तड़पने लगती है। विंसेंट जल्दी से वहाँ आके उसे संभालता है, पर वो उसके हाथों में ही अपना दम तोड़ देती है, जिससे विंसेंट को काफी दुख होता है। अगले ही पल वायरस का असर उसकी साथी पे होने लगा और वो विंसेंट पर हमला कर देती है। विंसेंट अब ना चाहते हुए भी उसी की हेलमेट से अपने साथी को मार देता है। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि स्टेशन से एक शिप इन्हें लेने के लिए निकल चुकी थी, जिसे दूर से ही आता हुआ विंसेंट देख लेता है। वो ये भी देख लेता है कि इन्फेक्टेड साथी भी यहाँ मौजूद थे, साथ ही पायलट भी यहाँ आ जाता है। अब यहाँ विंसेंट शिप के अंदर राब्ता करने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज वो लोग सुन नहीं पाते। फासला ज्यादा होने की वजह से ट्रांसमीटर में उसकी आवाज नहीं आ रही थी, पर यहाँ विंसेंट ने ट्रांसमीटर से शिप के अंदर की आवाजें सुन पा रहा था। शिप में 2 लोग थे। शिप को आता देखकर इन्फेक्टेड साथी शिप की तरफ जा रहे थे कि ये लोग बचे हुए साथी है, पर वो इन्फेक्टेड लोग उन पर भी हमला कर देते, जिससे विंसेंट अब शिप के लोगों की बस चीखों की आवाज सुन पाता है। ये जब पास गया तो देखता है कि शिप के दोनों लोग मारे गए और वहाँ उनकी लाशें पड़ी है। अब विंसेंट को यहाँ मार्को भी दिखाई दिया, जो कि सबसे पहले इस वायरस की लपेट में आया था। उसकी हालत बहुत खराब थी। अब उसके जिस्म पर बस हड्डियां ही नजर आ रही थी। खैर, विंसेंट अब उस शिप में चढ़ जाता। पायलट की केबिन में जब वो आता है तो देखता है कि यहाँ पायलट पहले से ही मौजूद था, पर वो अब इन्फेक्टेड हो चुका है। विंसेंट उसे देखकर कहता है कि तुम नहीं जा रहे मेरे साथ। हम इस वायरस को अपनी दुनिया में जमीन पर नहीं ले जा सकते, जैसे मेरी साथी नहीं जा सकती थी। तुम भी अब नहीं जा रहे हो। इस पर पायलट कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा। जमीन पर जाके हम इसका इलाज ढूंढ लेंगे। लेकिन फिर भी विंसेंट उसे रोकने लगा और इसी बीच दोनों की हाथापाई होने लगी। इस लड़ाई में पायलट विंसेंट पर चाकू से हमला कर देता है। विंसेंट बेहोश हो जाता है। अब पायलट स्पेसशिप को स्टार्ट करके जमीन की तरफ ले जाने लगा। विंसेंट पीछे से आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे अपने हेलमेट वाले सर से मार मार कर जख्मी कर देता, जिसके बाद दरवाजा खोल के उसे बाहर आसमान में फेंक देता है। लेकिन अब यहाँ स्पेसशिप में कुछ ही मिनट्स का पेट्रोल बचा था, जिसके बाद विंसेंट मेन स्टेशन पे मैसेज भेजने लगता है। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारी पूरी ही टीम मर चुकी है, एक ऐसे वायरस की वजह से जो यहाँ एक लाइफ फॉर्म से बना और फिर ऐसे ही सब में फैलता गया। आगे वो बताता
बताता है कि इस स्पेसशिप में कुछ ही मिनट्स का पेट्रोल है। मैं इंतजार कर सकता हूँ जब तक आप मुझे बचाने के लिए आते, पर मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं बचूं। आप लोग मुझे बचाने ना आइए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये वायरस मेरे अंदर भी आ चुका है और हम इसका एंटीडोट बनाने में भी नाकाम रहे। अब मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि जमीन पर आकर मेरी वजह से वायरस फैल ना जाए। मैं सबके लिए खतरनाक बन सकता हूँ, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता है कि हमें इसका एंटीडोट मिल पाएगा कि नहीं। प्लीज मेरा मशवरा है कि आप लोग मुझे बचाने ना आए। और अब वो अकेला ही इस शिप में अपनी मौत का इंतजार करने लगा, अकेला ही बैठकर अपनी जिंदगी के और यहाँ पर बिताए गए उन पलों को याद करने लगा, सबकी मौत पर। और अब उसके साथ जो होना था उस वजह से काफी दुखी भी था, और उसके दुख के साथ ही ये फिल्म खत्म होती है।